नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 6 में पुनरावर्तन इसके बारे में अभ्यास करेंगे। पुनरावर्तन में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं: बाजार, घर, अस्पताल, वह और बिच्छू। तो इन सभी शब्दों का हमें रिक्त स्थानों में प्रयोग करना है। पहला है, सब लड़के अपने अपने रिक्त स्थान जा सकते हैं। तो सब लड़के कहाँ जा सकते हैं? तो इसका विकल्प आएगा घर। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। दूसरा, रमेश को बुखार था इसलिए रिक्त स्थान स्कूल नहीं गया। तो रमेश यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है, इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो वह, तो रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तीसरा है, मीना और जैमिनी रिक्त स्थान जा रही थी। अब जाने के लिए किसी स्थान का जरूरी होना है, तो यहाँ बाजार या अस्पताल दो स्थान हैं। तो मीना और जैमिनी बाजार जा रही थी। चौथा, मैंने रिक्त स्थान को दलदल से बाहर निकाला। दलदल में कौन फंसा हुआ था? बिच्छू। तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। पांचवा है, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। तो इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित वर्णों का उपयोग करके 5-5 शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर च शब्द दिया गया है। अब च शब्द से हमें 5 शब्द बनाने हैं और उन 5 शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो च से चालाक, इसका वाक्य प्रयोग है, लोमड़ी चालाक होती है। च से चिड़िया, चिड़िया चहचहाती है। च से चरखा, गांधी जी चरखा चलाते थे। च से चतुर, राम चतुर लड़का है। च से चंद्रमा, चंद्रमा रात में सुंदर लगता है। इसके बाद है क्षत्रिय का। पहला है क्षत्रिय, क्षत्रिय बहुत वीर होते हैं। क्षितिज, क्षितिज संध्या समय क्षितिज सुंदर दिखता है। क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते हैं। क्षीर, क्षीर दूध का समानार्थी शब्द है। क्षुधा, क्षुधा भूख का समानार्थी शब्द है। तो मुझे बड़ी क्षुधा यानी भूख लगी है। क्षमा, गलती होने पर क्षमा ही आभूषण है। भूषण यानी अलंकार यानी गहना, तो क्षमा सर्वश्रेष्ठ गहना है। त से तलवार, युद्ध में तलवार की धार तेज होती है। त से तरकीब, बंदर ने तरकीब से रोटी खा ली। त से तस्वीर, यह तस्वीर किसकी है? त से तरबूज, मुझे तरबूज पसंद है। त से तराजू, तराजू वजन करने का साधन है। अब है चौथा शब्द भ से भजन, मैं सुबह भजन करता हूँ। भगवान, भगवान की पूजा करनी चाहिए। भरोसा, माता पिता का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भक्ति, ईश्वर भक्ति से हम दृढ़ बनते हैं। भावना, मानवता की भावना सब में होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द लिए, उनका वाक्य में भी प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कक्षा 6 में पुनरावर्तन में प्रश्न 2 की। इनमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमने पिछले पाठों में पढ़े हैं। इन्हीं पाठों के प्रश्नों का हमें यहाँ उत्तर देना है। तो पहला है कि आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो हमने पाठ 1 में दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौआ, कौआ और लोमड़ी, इस तरह 4 कहानी, और समझदार नन्ही पाठ 3 में इस तरह इन सभी कहानियों का पठन किया है।
प्रश्न 2 हमें पूछ रहा है कि शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। इसके उत्तर में हम ये लिख सकते हैं कि शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी, जिससे वह घायल हो गई। शिकारी को उस पर दया आई, वह उसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया। फिर शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आया। इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। प्रश्न 3 हमें पूछ रहा है कि प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधें, हम सब में समता और ममता की भावना जगाएं, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानवता के लिए यही हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 4 हमें पूछ रहा है कि नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नन्ही बतख का स्वभाव दूसरों की भलाई करने का था। जो भी नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था, उसके साथ भी वह भलाई ही करती थी। यहाँ तक कि मुसीबत में फंसे लोगों को बचाना तो वह अपना फर्ज समझती थी। तो इस प्रकार नन्ही का स्वभाव दयालुता और संवेदना से भरा हुआ था। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि समान प्रास वाले 3-3 शब्द बनाइए। अब प्रास का मतलब होता है जो प्रत्यय लगे हुए हैं वह। तो यहाँ सामाजिक यानी इक प्रत्यय से हमें 3 शब्द बनाने हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक, साहसिक, प्रामाणिक। तो इक प्रत्यय से 3 शब्द बने, सामाजिक के, वैज्ञानिक, साहसिक और प्रामाणिक। अब है ता यानी ता प्रत्यय इसमें लगाना है। तो मानवता, सहिष्णुता, समानता और स्वतंत्रता। अब है भलाई यानी इसमें ई प्रास वाला शब्द है। तो भलाई का अच्छाई, बुराई, पढ़ाई। अगला है घबराहट यानी आहट शब्द इसमें समान प्रास वाला लिखना है। तो सरसराहट, फड़फड़ाहट और मुस्कुराहट। इस प्रकार हमने समान प्रास वाले 3-3 शब्दों का निर्माण कर दिया है। अब अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द यानी उसके विलोम शब्द लिखिए और उन विलोम शब्दों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो स्वच्छ शब्द का विलोम शब्द होता है अस्वच्छ, और इसका वाक्य है रास्ता अस्वच्छ था। दूसरा है देश, देश का विलोम शब्द होता है विदेश। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि पिताजी विदेश से आज ही लौटे। तीसरा है प्रिय, और इसका विरुद्धार्थी शब्द है अप्रिय। तो इसका वाक्य प्रयोग है कि अप्रिय व्यक्ति से कोई बात नहीं करता। चौथा है अधिक, इसका विरुद्धार्थी शब्द है कम। इसका वाक्य प्रयोग है कि आज बारिश कम हुई। तो इस प्रकार हमने विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखकर उन विलोम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए और फिर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले हमने विलोम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया, अब समानार्थी शब्दों का हमें यहाँ वाक्य में प्रयोग करना है। तो सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द है भास्कर। वाक्य दिन में भास्कर प्रकाश देता है। दूसरा है भूमि, भूमि का समानार्थी शब्द है जमीन। इसका वाक्य है कि खेत की जमीन उपजाऊ होती है। तीसरा है प्राण, प्राण का अर्थ है समानार्थी जान। तो कबूतर की जान चींटी ने बचाई। चौथा है सहसा, सहसा का अर्थ है समानार्थी अचानक। अचानक से रास्ते में साइकिल पंचर हो गई। तो इस प्रकार हमने समानार्थी शब्दों के वाक्य में प्रयोग किए। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि गिनती को शब्दों में लिखना है और शब्दों को अंकों में लिखना है। यहाँ पहला शब्द है 96, फिर 67, 51 और 88। इनको हमने शब्दों में लिखा है। अब शब्द दिए हैं, इन्हें हमें अंकों में लिखना है। तो 78, 57, 69 और 97 को इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार हमने गिनती का पुनरावर्तन किया।
अगला प्रश्न हमें कह रहा है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए इसके बारे में हमें 8-10 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए, यह चित्र एक नदी के घाट का है जहाँ सूर्य उदय हो रहा है। इसका अर्थ है कि प्रातःकालीन का समय है। कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं, कुछ घर नज़र आ रहे हैं, बच्चे नदी किनारे खेल रहे हैं, औरतें कपड़े धो रही हैं, कुछ बच्चे पानी में नदी में तैर रहे हैं, मंदिर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस चित्र का वर्णन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष नज़र आ रहे हैं। नदी में 3 बतखें तैर रही हैं। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां घाट से लौट रही हैं। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा हुआ है। मंदिर के ऊपर ध्वजा भी लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है और दूर एक ग्वाला नदी में गायों को पानी पिला रहा है। बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा नजर आ रहा है। इसके साथ ही नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। दूर पीछे पहाड़ों के आगे गांव की झोंपड़ियां दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार यह प्राकृतिक दृश्य सुबह का बड़ा ही सुंदर और मनोरम नज़र आ रहा है। अब यहाँ हमें अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब पंचर हो जाती है, तो अब आप क्या करेंगे? इस घटना का हमें वर्णन करना है। तो इस घटना का वर्णन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंचर हो गई। अब स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी किसी तरह मैं उसे घसीटकर मरम्मत की दुकान तक ले गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे और मेरे पास तो केवल 4 ही रुपये थे। तो मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं ज़रूर से आपको 1 रुपया दे जाऊंगा। दुकानदार ने मेरी साइकिल मरम्मत कर दी। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में अब मुझे आधे घंटे की देर हो गई। मैं डरते डरते कक्षा में पहुंचा। मैंने वह शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? तो मैंने उन्हें तुरंत उत्तर दिया कि साहब, तब मैं घर से जल्दी निकलूँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। अब यहाँ हमें अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ हमें चित्र नंबर 1 में दिखाई दे रहा है एक बंदर और एक मगरमच्छ। बंदर मगरमच्छ को कुछ खिला रहा है। दूसरे चित्र में बंदर और मगरमच्छ कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। अगले चित्र में मगरमच्छ पानी में है और बंदर उसके ऊपर सवार हो चुका है। चौथा चित्र हमें बता रहा है कि मगरमच्छ के ऊपर से बंदर कूदकर पेड़ पर वापस जा पहुंचा है। तो अब यहाँ हमें इन चित्रों के आधार पर एक कहानी बनानी है, जो कि कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक हम देंगे बंदर और मगर या बंदर की चतुराई। तो अब हम इस कहानी को चित्र के आधार पर वर्णन कर रहे हैं कि एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने भी उसे फल खाने के लिए दिए।
अब जैसे ही बंदर ने उसे फल खाने को दिए तो इससे दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। अब रोजाना बंदर मगर को वह फल खाने के लिए देने लग गया। अब मगर और बंदर में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज़ तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। आज ऐसा करो, तुम भी मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊँगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वह नदी के बीच में पहुँचे तो मगर बोला, मैं तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। अब बंदर बहुत ही घबराया। वह समझ गया कि मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ। तो उसने फिर भी अपनी अक्ल से काम लिया। उसने बुद्धि का प्रयोग किया और एक उपाय सोचा। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ, तुम मुझे पहले कहते। चलो अब लौटकर किनारे पर चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा। मूर्ख मगरमच्छ को बंदर की चालाकी का पता ही नहीं चला। वह बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पे जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान ने अच्छी दया दिखाई, उनकी कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस प्रकार बंदर ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। तो इस प्रकार हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें अक्ल से काम लेना चाहिए, ना कि उससे हिम्मत हारना चाहिए। तो हमेशा मुसीबत के समय बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने पुनरावर्तन में इस तरह प्रश्नों का अभ्यास किया और समझा। धन्यवाद।